कैसे हैं आप? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैंने लिखा है कि भर्ती नहीं है, ये मौका है। अगर आप वाकई इसको भर्ती मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी एक सीट इसमें होनी चाहिए। आप जो भर्ती मानेगा वो ये जब जरूर कंपेयर करेगा कि पिछली बार 9,500 वैकेंसीज थी, इस बार मात्र 4,500 है। कैसे मेरा सिलेक्शन हो सकता है? पहले से आधी भी वैकेंसीज नहीं है। मैं 9,500 में नहीं हो पाया, तो मैं कैसे 4,500 वैकेंसीज में सेलेक्ट हो जाऊंगा? मैं यूपी कांस्टेबल की फाइनल मेरिट से रह गया, मैं कैसे, जब उन 60,000 भर्तियों में सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो मैं कैसे 4,500 भर्तियों में आ जाऊंगा? जबकि यहाँ तो कंपटीशन ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों में है। यहाँ तो कंपटीशन सीजीएल वाले बच्चों से होगा, जो एसएससी के धुरंधर हैं उन बच्चों से होगा। मेरे भाई, एक बात याद रखना कि ये, अगर आप भर्ती मानते हो तो शायद ही सिलेक्शन ले पाओगे। इसको मौका मानिए। उन बच्चों का दर्द पूछिए, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और फाइनल मेरिट से यूपी पुलिस में रह गए होंगे। उनको सिर्फ एक मौका चाहिए था कि मैं उन रिश्तेदारों के, मैं उन पड़ोसियों के उन तानों को बंद कर सकूं कि भाई, जो ये बनते थे, जो ये सोचता था कि ये पुलिस वाला बनेगा, ये इस बार भर्ती हो जाएगा, इस तरह के जो ताने हैं, वो अब मुझे कितना चुभ रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए एक मौका आया है, इसको भुनाइए। दरोगा बन करके उनके मुंह बंद करिए। और ये तभी कर सकते हो, आप ही कह करके किसी को कहो कि आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो और ज्यादा बोलेगा। आपको ये कहना नहीं है, आपको सिर्फ वहां सुनना है और अपने आप को ट्रिगर करना है। और ट्रिगर हो गए तो सिपाही भले ही ना बने हो, मानता हूं कि कुछ गलतियां वहां रह गई होंगी, कुछ शिकायतें आपको अपने आप से भी होंगी, कुछ दूसरों से भी रही होंगी। पर ना तो इस बार कोई शिकायत अपने आप से कभी मौका देना, और ना दूसरे से कभी शिकायत करनी ही नहीं अपनी तैयारी के दौरान। तो आप दरोगा बन सकते हो। ये मौका है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग पर तो चले गए, लेकिन अब घर की परिस्थितियों की वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो योग्य उम्मीदवार थे। बहुत सारे बच्चे इसको, ट्रेनिंग से इस वीडियो को देख रहे होंगे, यूपी पुलिस वाले बच्चे, लेकिन वो अब ये सोच करके, महसूस करके खुद को परेशान हो रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं आता तो शायद मैं दरोगा बन जाता, क्योंकि ट्रेनिंग पे मेरे को समय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार भी वो ट्रेनिंग पर थे, और उन लोगों ने पेपर निकाला था अपनी ड्यूटी के दौरान। ट्रेनिंग पे तो फिर भी आपका एक शेड्यूल है, ड्यूटी पे तो आपको कब कोई उठा के किधर पहुंचा देगा, क्योंकि आपकी वो पोस्ट है जिसको सब यूज करते हैं पुलिस में। आपकी ड्यूटी कोई 8 घंटे 10 घंटे फिक्स नहीं है। ये मौका है आप लोगों के लिए कि ठीक है, मैं अपनी नींद से समय कम करूं, मैं अपने सोने से समय कम करूं, मैं अपने खाने से समय कम करूं, मैं नहाने से समय कम करूं, पर मैं पढ़ाई को वो समय दूंगा। ये मौका है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग पे इस वजह से चले गए कि उनके घर वालों ने उनको भेजा था और दूसरा कोई ऑप्शन उनके हाथ में नहीं था। और इस बार मुझे लगता है कि वो शायद इस मौके को भुना लेंगे। बहुत सारे उन बच्चों को भी मौका है जो ये सोचते हैं कि सर, कांस्टेबल की तो मेरे लायक जॉब नहीं है, इसलिए मैं उसका फॉर्म तक नहीं भरता। लेकिन ये नौकरी के लिए आप नहीं कह सकते ऐसा। ये दरोगा वाली नौकरी है, सबको चाहिए। तो भाई सोचो ना, कंपटीशन कैसे, ये ये वैकेंसी नहीं है, मैं बोल रहा हूं, ये मौका है। हर बच्चा इसकी ताक में बैठा है। अगर आप अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा तो हो ही जाएगा, तो भी नहीं होना। आपको ये जानना होगा कि हां, इसमें सिर्फ उसी का होगा जो अंत तक मेहनत करता रहेगा। अगर ये ढूंढ रहे हो कि एग्जाम कब होगा, इस सवाल का सबसे ज्यादा जवाब अगर कोई ढूंढा जा रहा है, अब तक ढूंढी जा रही थी वैकेंसी कब आएंगी, अब ढूंढा जा रहा है एग्जाम कब होगा, उसके बाद ढूंढा जाता है रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद ढूंढा जाता है फिजिकल कब होंगे, फिर मेडिकल कब होंगे, फिर ज्वाइनिंग कब होगी। हर बार एक नया सवाल खड़ा होगा। लेकिन बच्चे, सब कुछ हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, फिर जो बच्चे रह जाते हैं उनको सिर्फ यही होता है कि अगली भर्ती कब आएगी। तो ये वहां से आगे का समय मांगिए। अगर आपका फॉर्म भर गया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए।
अब ये मौका है, जाना नहीं चाहिए। एग्जाम कभी भी होगा तो जरूर। तो मेरे भाई, अगर आप एग्जाम की टेंशन लोगे ना कि कब होगा, दुआ करिए ज्यादा से ज्यादा समय में हो, क्योंकि आपके लिए हर दिन एग्जाम होना चाहिए कि मैं जैसे इसी महीने एग्जाम दूंगा उस तरह से मुझे तैयारी करनी है। ये मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप कहो सर 3 महीने का टारगेट लेकर के चलूं तो फिर मैं उस हिसाब से उतना उतना पढ़ूं, तो मिनिमम टारगेट लीजिए ना आप नवंबर दिसंबर का, पढ़िए आप। नवंबर से पहले संभावना नहीं नजर आती, पर क्या नवंबर तक आप इस सब को कंप्लीट कर दोगे? जी हां, अगर कर सकते हो तो करिए। मैं नहीं जानता, भर्ती बोर्ड भी अभी फिलहाल नहीं जानता कि वो एग्जाम कब कराएगा। दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि आपकी भर्ती आने से पहले यह तय कर लिया जाता है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, तो उसको एक एस्टिमेटेड वो दिया जाता है कि इतने बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि कंपनी एस्टिमेट मांगती है कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मुझे तैयारी कितने की करनी चाहिए, मुझे सेंटर्स कितने बनाने चाहिए। तो कंपनी अपनी तैयारी कई बार तो हो सकता है फॉर्म आने से पहले उन्होंने शुरू कर दिया हो सेंटर बुक करना, ये होता है। तो फिर अगर ऐसी तैयारियां कंपनी कर रही है तो फिर सीधी सी बात है कि फिर आपको बहुत ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि अब फॉर्म आ गए हैं, अब उसके बाद कंपनी ढूंढना शुरू करे भर्ती बोर्ड, तो फिर समय लगता है 1.5-2 साल का, 6 महीने 8 महीने, ये भी संभावना होती है। जैसे पिछले यूपीएसआई में हुआ कि फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद कंपनियां ढूंढी गई, तो एग्जाम जो फॉर्म आए वो अप्रैल में आए और एग्जाम हुआ वो नवंबर दिसंबर में हुआ, जाकर के नवंबर में हुआ जो 2021 की भर्ती आई। और जो यूपी कांस्टेबल की जो एग्जाम कैंसिल हुआ, वो मात्र 40 डेज के अंदर एग्जाम ले लिया गया, क्योंकि कंपनी पहले से तैयार थी। तो क्या सरकार को बहुत जल्दी है क्या इस एग्जाम को कराने की? हाँ, यूपी कांस्टेबल में जल्दी थी। वहां आपका सेंट्रल वाला इलेक्शन आ रहा था, एमपी लोकसभा वाला इलेक्शन था, वो 2024 की भर्ती थी, वहां जरूरत थी। क्या यहां जरूरत है कि 2026 में कुछ है क्या? भाई सरकार भी अपने तरीके से चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी वो कराने के मूड में होंगे। पर फिलहाल आपको तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, हर दिन वो मेहनत करनी है जो रंग लाए। ठीक है, चलिए। तो इसमें कोई शक मत करिएगा मेरे भाई कि एग्जाम किसी को कुछ पता है, कोई कह दे आपको नवंबर में, कोई कह दे दिसंबर में, कोई कह दे 6 महीने में, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, और इवन अभी इस बात का जवाब भर्ती बोर्ड भी नहीं दे सकता। तो मेरे भाई, यूपीएसआई की भर्ती हर बच्चे का एक सपना है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे कि सर कोई बैच आएगा क्या? अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइव कर रहे हैं, कोई बैच आएगा तो यहाँ। जी हाँ, हम एक प्रज्ञान बैच लेकर के आ रहे हैं, तो ये कमिंग सून में है, जल्दी ही आपको इसकी डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएंगी, जो पूरी तरह से यूपीएसआई डेडिकेटेड होगा, प्रज्ञान बैच। ठीक है, अभी सिर्फ इसका नाम बता रहा हूं, कब से कैसे क्लासेस होंगी वो बता दूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपकी ये 4242 और प्लस 135 प्लस 60 प्लस 106, ये भर्तियां टोटल 4543 पद हैं सबको मिलाकर के। इसमें 20% फीमेल होती हैं, ये फिक्स है। तो 800 प्लस भर्तियां फीमेल को जाएंगी इसमें से, और बाकी बची कुछ मेल को जाएंगी। ठीक है, तो और इसमें आपको मालूम है पीएससी की बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। आप कहो कि केवल ये पुरुषों के लिए, केवल ये एसएसएफ की वैकेंसीज हैं। और एसएसएफ मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपकी सिक्योरिटी में, मंत्रियों की सिक्योरिटी में एसएसएफ को भेजा जाता है, या मेट्रो वगैरह ऐसी कुछ जगह हो तो वहां पर भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ही लगेगी। तो आप चुन लेना कि आपको सिविल पुलिस चाहिए, आपको एसएसएफ चाहिए, आपको पीएससी। सबसे मुश्किल जॉब ये मानी जाती है, क्योंकि इनका बस्ता उठा हुआ रहता है, कभी यहां कभी वहां, स्टेबल नहीं है। इसलिए अपने हिसाब से चुन लेना, और ये केवल महिलाओं के लिए है, महिला पीसी। ठीक है, आगे
भाई एग्जाम आपको मालूम है 12 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 12 सितंबर लास्ट डेट है, 13 सितंबर आपकी आवेदन फीस की अंतिम तिथि है। ओटीआर सबसे पहले करना पड़ेगा। अभी दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत जल्दी मत करो फॉर्म भरने की, दिक्कतें सॉल्व होने दो। मैं वीडियो भी बनाने उसे बार बार रुक रहा हूं, फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा जैसे ही दिक्कत दूर होगी, क्योंकि मैं अगर फॉर्म की वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे लोगों को एक मतलब थोड़े से वो चिंतित हो जाएंगे कि अब मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा। तो मैं फॉर्म की वीडियो तभी बनाऊं कि साइट स्टेबल हो जाए। और मैंने कल भी बताया था कि हमने भर्ती बोर्ड भी बात किया, वो इस पे प्रयास कर रहे हैं। शायद आज शाम तक सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी फॉर्म भरने से संबंधित, फिर आप भर पाओगे आराम से। और फिर मैं कल वीडियो बना दूंगा फॉर्म के एक एक कॉलम को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है एज। एज जनरल और ईडब्ल्यूएस की छूट के साथ 21 से 31 है, 1/7/2025 को मांगी गई है। फिर से क्लियर कर ले, 21 से 36 1/7/2025 को यह भी मांगी गई है ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं डिग्री को लेकर के, डिग्री को लेकर के आपके कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूं। प्लस एक बच्चा मार्कशीट, ये क्या चाहिएगा सर? तो भाई अगर आप फॉर्म भरते हैं तो दोनों की डिटेल मांगी जा रही है। अब कोई कह रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर वाली मार्कशीट है, तो क्या उससे हो जाएगा? नहीं होगा। मार्कशीट आपको लानी पड़ेगी आपकी, या तो आपके कॉलेज में आ जाती है, और कॉलेज में अभी नहीं पहुंची है तो यूनिवर्सिटी जाइए, मिल जाएगी। और जो आपकी डिग्री है ये भी आपको प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड हो जाती है आजकल, तो प्रोविजनल डिग्री चल जाएगी। प्रोविजनल डिग्री डाउनलोड करें, 50 रुपए जाते हैं आई थिंक। 50 रुपए में हर जो आपकी यूनिवर्सिटी है, हर किसी की साइट है, उनसे आप डाउनलोड कर सकते हो प्रोविजनल डिग्री, ठीक है। तो वो आप कर लेंगे तो फॉर्म भर जाएगा। नेक्स्ट, लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा भाई सबसे पहले होगी, एक ही एग्जाम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एक एग्जाम है ओनली। अच्छी बात यही है। डीवीपीएसटी, ये पीईटी लिख दिया है, फिर डीवीपीएसटी होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, और लास्ट में पीईटी होता है यानी रनिंग होती है, और फिर मेडिकल होता है। ये प्रोसेस है पूरा भर्ती होने का। और मैं आपको बता दूं कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, स्पेशली डीवी में, आप ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है, ये आपके स्टेट लेवल के बने हुए होने चाहिए। स्टेट लेवल, अगर आप पूरी तरह से सेफ चाहते हो तो। उत्तर प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र, क्या सेंट्रल का नहीं चलेगा? कई बार दिक्कत कर देते हैं, तो इसको स्टेट लेवल का बनाना। और आपका बना हुआ होना चाहिए 1 अप्रैल 1/4/25 के बाद का, और फॉर्म भरो जब तक का, बस के बाद का बना हुआ हो। और 11 सितंबर 2025 से पहला 1/4/25 के बाद का, यानी इन्हीं 7-8 महीनों का, ये 7-8 भी कहां है, ये टोटली 5-6 महीनों के बीच का बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए, अभी जाइए भाई, अभी फॉर्म के इंतजार मत करिए, अपना पहले सबसे पहले ये काम करिए कि आप जो है ये सर्टिफिकेट बनवा लें। अगर कोई बच्चा अदर स्टेट का है और फॉर्म भरना चाहता है तो उसको कोई सर्टिफिकेट की नीड नहीं है किसी भी तरह का, ना मूल निवास ना जाति। वो फॉर्म बस जनरल में भरेगा, जनरल में फॉर्म जाएगा। और जो हमारे यहां के उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट्स हैं, ईडब्ल्यूएस नहीं, जनरल वाले हैं, उनको मूल निवास भी नहीं चाहिए। कई जगह मांग लेते हैं उत्तर प्रदेश वालों से मूल निवास, पर नहीं चाहिए, नीड नहीं है। ना अदर स्टेट वालों को, ना यूपी के जनरल वालों को, सेम कंडीशन है दोनों की। कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, सिर्फ 10th-12th ग्रेजुएशन के चाहिए। क्लियर? कोई भी डाउट मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं बचा होगा। आगे बात कर लेता हूं कि कुल प्रश्न 160 पेपर में आते हैं, 400 अंक के, 120 मिनट आपको समय मिलेगा, यानी 2 घंटे। और 35% हर सब्जेक्ट में अंक लाना जरूरी है। 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी। इन चारों में अलग अलग 35% अंक लाने होंगे। अब आप ऐसा मत सोचना जीएस में मूल विधि भी है, पॉलिटी भी है जी, उनमें क्या 35% लाने होंगे? नहीं, वो कंडीशन नहीं है, ओवरऑल जीएस में। और 50% ओवरऑल, यानी ये कहता है कि 400 में से कट ऑफ जो है 200 से कम पे नहीं लगाएंगे।
199 वाला, चाहे हमारी वैकेंसी पूरी हो या ना हो, 199 वाला सिलेक्ट नहीं होगा, वो तो ऐसे भी नहीं होना। तो इस कंडीशन को तो भूल जाओ। बस ये कंडीशन है मेन कि आपको 40 में से 14 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में सही करने होंगे। और एक और बात बता दूं कि भैया उसने जो बोला है कि प्रत्येक विषय का अलग से प्रसमनीकरण किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन हर सब्जेक्ट वाइज होगा। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके 40 में से जीएस का सबसे ज्यादा डबका है, तो मैं वही एग्जांपल लेता हूं, जीएस में 14 क्वेश्चन बने और पता चला कि उस शिफ्ट की जीएस आसान थी और पिछली बार भी एसआई में नंबर घटे, तो ये जीएस में भी यानी सब्जेक्ट वाइज भी नंबर घटेंगे। हो सकता है 40 क्वेश्चन में से आपके 13 क्वेश्चन या 13.5 क्वेश्चन, जो मार्क्स के हिसाब से कर देगा, वो 13.5 ऐसे तो नहीं करेगा, मार्क्स में दिखा सकता है, तो 13.5 क्वेश्चन लायक ही नंबर बन रहे हैं। तो आप फेल हो, चाहे मेरिट में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, चाहे फिर वो पूरे मार्क्स हो बाकियों में सब में, पर आप फेल हो गए, चाहे कट ऑफ से कितने भी ज्यादा आपके मार्क्स रहे हो। समझ में आ गई ये बात? तो इस बात की क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। एग्जाम ऑफलाइन होगा, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होगी, एकदम एश्योर रहिए। ये जो आपको बना के दिया है यही सब कुछ होने वाला है। ये रहे 40-40 की सारी चीजें। इसको अलग से बांटा गया है, जैसे हिंदी है तो 40 क्वेश्चन आएंगे, साहित्य का पार्ट अलग से होता है हिंदी में ही, तो ये कभी कभी इसको जो है 5 से ये 10 क्वेश्चन तक चला जाता है साहित्य वाला पार्ट। ऐसा कोई लिमिट नहीं है, पर जो पिछली बार के पेपर उठाओगे तो 5 से 10 क्वेश्चन तक हो सकते हैं साहित्य वाले पार्ट के, बाकी सब व्याकरण ही होता है। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, मूल विधि के 8 क्वेश्चन आपके होते हैं, संविधान के आपके 16 क्वेश्चन, पर ये वेरी कर सकते हैं, एक दो इधर उधर, बाकी रूल यही है। और सामान्य ज्ञान जो बची, बाकी जीएस, करंट अफेयर्स, यूपीजी के सब मिला के 16 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, पॉलिटी इधर आ गई, साइंस वगैरह सब मिला के इन 16 क्वेश्चनों में होने जा रहा है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं, एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, ठीक है। तो भाई इस जीके पे बहुत ज्यादा जोर मत देना, मैं आपको बोलता हूं कि ये बहुत ही जनरल जीके पढ़ना। इसको अगर गहराई से हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ भी ली तो पता लगी ज्योग्राफी से एक भी नहीं आया, हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ गए, या इतना ही वेटेज आएगा, एक एक दो क्वेश्चन के, करंट के ही आ जाएंगे 3-4, तो करंट अफेयर्स, और वो ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिर बाकियों के लिए बचेगा ही क्या? समझो ना आप, स्टैटिक के आ जाएंगे 3-4 क्वेश्चन, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, साइंस का मुश्किल से एक एक क्वेश्चन मिलता है, और आप उनमें अपना पूरा समय बर्बाद कर दो, तो वो आपकी गलती होगी अगर आपने पेपर को सही से नहीं समझा है तो। ठीक है, ये आपका मैथ्स है, मैथ्स के अंदर इन्होंने रीजनिंग का सिलेबस डाला हुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि जो 40 क्वेश्चन मैथ्स के हैं उसमें रीजनिंग के 7-8 क्वेश्चन रीजनिंग के मिक्स होके आ जाएं, संभव है, पिछली बार हुआ था। और ऐसे ही मैथ रीजनिंग में भी 2-1 क्वेश्चन मैथ्स के भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनमें चैप्टर्स लिखे हुए हैं ऐसे, तो वो वाली टेंशन नहीं लेनी है। तो ये थोड़ा सा मिक्स ऐसे आ जाता है पेपर। चलो, पिछली बार के हिसाब से बता रहा हूं, अभी आपको सिलेबस भी दिखा रहा हूं। सामान्य हिंदी ये रही, ये पूरा सिलेबस है, तो सबके रट्टाफिकेशन सिलेबस है, जो सब कुछ व्याकरण में होता है वो सब कुछ यहां है। और आप देखो साहित्य का जो पार्ट है वो यहां से शुरू होता है, ये पठित बोध तो चलो ये हो गया पैराग्राफ, प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी प्रसिद्ध, तो इतना सही पार्ट है साहित्य का, तो इसलिए साहित्य पूछा ही इतना सा जाता है, 5, 7, 8, 10 क्वेश्चन। आप क्या सर आधे आधे क्यों नहीं हो सकते? इसलिए नहीं हो सकते कि उसकी जगह ही नहीं है, बाकी सब भरा पड़ा है व्याकरण से। समझ में आ गई बात कि साहित्य ज्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि सिलेबस में कम है। मूल विधि, संविधान, ये आपका पूरा सिलेबस दिया हुआ है, मूल विधि का ऊपर, ये आगे संविधान का दिया हुआ है, नीचे आपकी जीके का सिलेबस हो जाता है। ये पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से समझाया है, तो जैसा जैसा वेटेज है वैसा वैसा उसने सिलेबस को दे दिया यहां पर। ये आप संख्यात्मक मानसिक योग्यता, मैं ये क्यों समझा रहा हूं सिलेबस, अब आप देखना। ये आप देखो कि यहां तक पूरा पार्ट ये मैथ्स का है, पूरा मैथ्स लग रहा है, 3 नंबर है पूरा, जबकि ये जो पार्ट मैं पढ़ रहा हूं ये पूरे मैथ्स को पढ़ रहा हूं, ये पूरा मैथ्स है। लेकिन मैथ्स अगर देखें तो वाकई में आधे पार्ट में है, और नीचे के सारे
चीजें पढ़ लीजिए, सिलोगिज्म वगैरह ही आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब रीजनिंग के चैप्टर हैं, डायरेक्शन वगैरह आप पढ़ो तो सही, सारा कॉमन सेंस टेस्ट है ना, लॉजिकल डायग्राम्स या तार्किक वैन आरेख वगैरह होते हैं, ये सिंबल रिलेशनशिप, तो वो सब टोटल रीजनिंग है जो कि मैथ्स में दिया हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि 20-20 क्वेश्चन आ जाएं दोनों के, क्योंकि आधे पार्ट में है, ठीक है। तो इसलिए ये अचरज वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी पिछली वाली ने कैसे लिया इस सिलेबस को, मैथ्स मान लिया तो मैथ्स ही दे देगी 40 के 40 क्वेश्चन। पर पिछली बार ऐसा फर्क मिला कि एक सेट में तो पूरे 40 के 40 मैथ्स आ गए और दूसरे में 25 मैथ के और 15 रीजनिंग के, मैथ वाले पोर्शन में। तो ऐसा संभव है, ठीक है। तो मानसिक अभिरुचि, अब ये रीजनिंग वाला पार्ट है। अब रीजनिंग वाले पार्ट में अभिरुचि डाल दी, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, तो इसको समझिए। तो ये तो सब रीजनिंग वाला पार्ट है जो आप रीजनिंग में पढ़ते हो। ये जो नीचे आप देखेंगे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ गणितीय संख्या, इसको मैथ वाले क्वेश्चन के साथ ऐसे डील कर देता। तो इसलिए रीजनिंग में भी 3-4 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाते हैं कई बार, ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है। पिछली बार के आप पेपर उठाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर, तो उनमें आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, विश्लेषण, निर्णय, एनालिसिस, जजमेंट, है ना। तो वो सब कुछ इस रीजनिंग के पार्ट में दे रखा है। अब आप कहोगे सर मानसिक अभिरुचि जैसा कुछ भी नहीं है इसमें, मानसिक अभिरुचि जैसा कोई सिलेबस नहीं है। निर्णायक क्षमता को कई बार वो इसी मानसिक अभिरुचि में ही रखता है, ठीक है। और समस्या को सुलझाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये मानसिक अभिरुचि का ही पार्ट है। तो इस तरह की कंडीशन बना के देगा। यहां ऐसा मानसिक अभिरुचि है क्या, कुछ कंडीशन कि आपके सामने, आप इस सिचुएशन में हो, फंस जाओ, तो ऑप्शन है कि क्या करोगे, क्या डिसीजन लोगे। तो वो आपको अपनी सोच समझ के ही देना है। वो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत पढ़ा दिया तो आपको पढ़ाया हुआ मिल जाएगा, नहीं, सिचुएशन नहीं क्रिएट हो सकती है, पर उसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी, इसको सोचना कैसे है, ठीक है। तो वो वाला चीज है यहां पर, ठीक है। तो वो अभिरुचि का पार्ट यही है, और ये आता है यूपी कांस्टेबल में, तो ये हमेशा ही आता है। एसआई में ये आ सकता है। पिछली बार भी क्या सिलेबस अलग था, पिछली बार भी सेम ही था, पर नहीं आया अभिरुचि का क्वेश्चन, 1-2 देखने को मिला था। पर इस बार ऐसा नहीं है हर बार ही 1-2 मिलेगा, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये सब कुछ भैया आपको ना हर चीज के लिए तैयार होना चाहिए। जब चीजें भर्ती नहीं, ये मौका है, मैं बार बार कह रहा हूं, हर जगह से आपको, हर तरह से आपको तैयार करना है खुद को, ठीक है। मैं अगर आगे बात कर लेता हूं कि भाई प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो मैं वो भी समस्या को लेकर के आया हूं। प्रैक्टिस सेट्स वीडियो से करने का एक बेस्ट तरीका बताता हूं आपको पहले, क्योंकि बच्चे लोग क्या करते हैं, टीचर की वीडियो देख रहे हैं, टीचर के साथ ये सवाल पढ़ा, टीचर पढ़ रहा है, आप भी टीचर के साथ साथ सुन रहे हो, और टीचर करना शुरू कर रहा है, हाँ हाँ, आप कह रहे हो कि बिल्कुल मैं भी ऐसे ही करता, मैं भी ऐसे ही करता, और मैंने कर दिया, टीचर ने कर दिया, आपने कर दिया। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर ने, कई बार प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन है और आपने टीचर के साथ तो 18 कर देते हो, कभी 19 कर देते हो, कभी 17 कर देते हो, लेकिन जब इंडिविजुअली करते हो 20 में से, तो आप पता लगता है आप 12 पे ही रह गए, आप 13 पे ही रह गए। तो ये क्यों होता है, जब खुद करने बैठते हो 12-13, टीचर के साथ कर रहे हो 17-18-19। तो इस आदत को कभी मत पढ़ने देना। ये कैसे बच सकते हो इससे, इसका एक ही तरीका, प्रैक्टिस सेट का सबसे बेस्ट तरीका फिर बता रहा हूं, लाइव करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। अगर आप लाइव क्लास में भी कर रहे हो तो आपके सामने रुकने का बटन आता है, क्वेश्चन दिख जाए, पॉज करो, बटन दबाओ कि रोको वीडियो को, और अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो जो टीचर ने लिखा हुआ है वीडियो में। अब अगर जरूरत लगे तो उनका सॉल्यूशन देखो, और अगर आपने सॉल्व कर दिया तो सीधे दूसरे क्वेश्चन पर जाओ। तो आप देखेंगे कि हो सकता है तब तक आप भी खत्म कर दो जब तक टीचर ने सेट को खत्म किया है, और आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, जो टीचर क्वेश्चन लाए थे क्लास में वो सब मुझे आते हैं। लेकिन अगर आप टीचर के साथ सॉल्व कर रहे हो, वीडियो भी चल रही है और आपका पेन भी चल रहा है, तो आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, उसमें हेल्प लग रही है, हमेशा हेल्प मिलेगी ऐसे, और वो आप रियल एनालिसिस कभी नहीं कर पाओगे खुद का। तो ये मैं प्रैक्टिस सेट का तरीका बता रहा हूं। जीएस के साथ चल सकते हो कि जो चीजें नहीं आ रही है उनको नोट करते जाओ, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि प्रैक्टिस सेट्स भी आपको कब करने चाहिए, जब आपने सिलेबस को एक बार कर लिया हो। मैं ये मानता हूं,
अगर आपने सिलेबस ही नहीं किया और आप प्रैक्टिस सेट्स में लग गए हैं तो फिर वो बेफालतू की बात होगी। तो इसलिए आपको खुद एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के लिए हमने एक लेवल चेक सीरीज चला रहे हैं कि आप खुद को ये भांप सको कि मैं तैयार भी हूं प्रैक्टिस सेट्स और मॉक टेस्ट के लिए या नहीं। तो एक लेवल चेक सीरीज है जिसमें हमने सोचा कि व्याकरण के 100 क्वेश्चन का एक एक क्लास कराएंगे 3-4 घंटे की, जिसमें समझाएंगे भी टीचर कि आपको ये सारी बातें पता भी है या नहीं पता है। ठीक है, तो एक हिंदी का एक संपूर्ण रिवीजन सा हो जाएगा उन क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, कि आपकी पुरानी यादें लौट आए, सारी चीजें पढ़ी हुई। तो 16 अगस्त को हिंदी व्याकरण का करने वाले हैं, क्योंकि व्याकरण क्यों, साहित्य की हमने अलग रखी है, हिंदी साहित्य की 23 अगस्त को। ये 2-3-4 घंटे की क्लास हो सकती है, कोई 2 घंटे, कोई 3 की, कोई 4 की। ठीक है, 17 अगस्त को हम मैथ्स में ये काम करने वाले हैं। ठीक है, 12 बजे से क्लासेस चलेंगी। 18 अगस्त को रीजनिंग कर रहे होंगे। और टीचर्स देखिए भाई कौन कौन है, आपको दिख ही रहे हैं। ममतेज सर हिंदी के धुरंधर, मैथ्स राहुल तेवतिया सर, और कौन चाहिए आपको, रीजनिंग संदीप सर, राम सर। ये बीएनएस और बीएनएसएस की क्लास लेंगे, और एक अलग मूल विधि एक्ट्स के, जो बाकी एक्ट्स अलग, बीएनएसएस अलग। तो दोनों चीजें बहुत अच्छे से फिर जाएंगी 2 क्लासेस में। ठीक है, जीएस बहुत ही कम मार्क्स की होती है, 16 क्वेश्चंस की, तो वो जीएस एक साथ रख दिए, और बाकी यूपीजी के को इससे अलग कर दिया, पॉलिटी को इससे अलग कर दिया है। तो ये आप एक टाइम टेबल नोट कर लें, 12 बजे से इन क्लासेस के साथ जुड़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हम कितने तैयार हैं प्रैक्टिस सेट्स के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। अगर आपको लगे इन क्लासेस को करने से हमें नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, हमसे बहुत सारी चीजें नहीं हो रही, तो फिर मुझे लगता है कि आपको या तो किताबों की तरफ या आपको क्लासेस की तरफ जाना पड़ेगा। या तो आप बुक से पढ़िए या फिर क्लासेस से पढ़िए। मैं ये नहीं कहता कि पेड बैच ही लीजिए, फ्री भी कंटेंट सब कुछ तो यूट्यूब पे है, तो आप वहां से पढ़िए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं आ रहा कॉन्फिडेंस, तो प्लीज प्रैक्टिस सेट्स पे मत आइए। प्रैक्टिस सेट्स फिर आपको सिर्फ यह देगा कि आप पढ़ रहे हो, सीख नहीं रहे हो कुछ भी। प्रैक्टिस सेट्स पे तब आए जब आप खुद को तैयार कर चुके हो, तो मुझे लगता है कि आप मैक्सिमम फायदा लेके जाएंगे। मानसिक अभिरुचि 25 अगस्त से, तो ये मानसिक अभिरुचि रीजनिंग का एक पार्ट बना के राहुल शर्मा सर इसको करा रहे होंगे, जिससे आपको ये पता लग सके कि मानसिक अभिरुचि से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, चलो तो भाई ये रही आपकी क्लास। और ये बैच मैंने आपको बोला कि ये बहुत जल्द आ रहा है, जो यूपीएसआई के लिए प्रज्ञान बैच हम लेकर के आ रहे हैं। उसके बाद अब बुक्स की बात करता हूं, क्योंकि इस थंबनेल पे मैंने वो सारी चीजें सजेस्ट करने के लिए ही बनाया है आपको, ताकि आपको एक वीडियो में सारे सॉल्यूशंस मिल सके, और एक मैं अपनी तरफ से सजेशन कर सकूं कुछ कि हाँ भाई अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कितने सीरियस और आपको कैसे करनी चाहिए। बेस्ट बुक्स, देखिए ऐसा होगा कि भाई जब मेरे पास बुक्स हैं तो मैं अपने ही सजेस्ट करूंगा, पर मैं इतना बोलता हूं कि भाई जो बुक्स आपने हो सकता है और जगह से भी ले रखी हो तो वो गलत नहीं है। अगर आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और आपको लगता है कि सर ये सब एग्जाम्स के लिए मैं पढ़ सकता हूं, तो वो पढ़ लीजिए। लेकिन हमने कुछ बुक्स को स्पेशली यूपीएसआई के लिए डिजाइन किया है, इसलिए मैं अपनी बुक्स में कौन कौन सी आपको सजेस्ट करूंगा। एक तो ये मूल विधि एवं संविधान, इसमें बीएनएस बीएनएसएस जो टीचर पढ़ा रहे हैं उन्हीं ने इस कंटेंट को तैयार किया। संविधान दिग्विजय सर ने ही तैयार किया। इसमें तो इसकी लैंग्वेज भी आसान की है, और जिसको आसानी से पढ़ सको ऐसी बुक बनाई है। वरना ये जो कानूनी लैंग्वेज है जो आप मूल विधि में पढ़ोगे तो वो थोड़ा मुश्किल होती है। और मैं आपको बता दूं कि मूल नाम लिखा हुआ है, बेसिक लॉ पढ़ना है, बहुत ज्यादा उसका ज्ञानी नहीं बनना। कि आपको एक बेसिक समझ कितनी होनी चाहिए, अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इतना इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, उतना ही इसमें मिलेगा। बहुत ज्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ते हो तो वो आपको ट्रेनिंग पर सिखाएंगे, वहां यहां को इतना पढ़ने की जरूरत नहीं होती। संविधान डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा, इस बुक में अच्छे खासा संविधान है। तो ये 24 क्वेश्चन का मटेरियल है इस बुक में, ये आपको ऑनलाइन वगैरह मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा, फ्लिपकार्ट अमेजॉन जहां से भी आप खरीदना चाहो। तो ये रोजगार विदंकित ऐप में जाओगे, वहां भी बुक का सेक्शन है, वहां से खरीदोगे तो सबसे जो सस्ता रेट वाली होती है हम वहां लगाया हुआ है। ठीक है, रोजगार विदंकित ऐप में बुक वाला फोल्डर, वहां से। ठीक है, सभी बुक्स हमारी वहां से मिल सकती हैं आपको। ये देखिए स्पेशल फॉर यूपीएसआई लिखवाया हुआ है। इस बुक के साथ एक आपको यूपीएसआई प्रीवियस ईयर बुकलेट फ्री मिलेगी,
जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी बुकलेट भी आपको साथ में मिल रही है इस बुक के। तो सोचो ये पूरी यूपीएसआई के लिए डिजाइन हुई है, तभी ऐसा बनाया है ना। इस पे यहाँ लिखा है, वरना ये और एग्जाम में काम शायद ही आए। तो भाई इसके लिए अब बहुत सारे बच्चे एक कॉमन बुक करते हैं और एक यूपीएसआई वाली होगी, तो कुछ तो फर्क होगा ना कि यूपीएसआई को देख करके ध्यान में रख करके डिजाइन किया गया है। तो ठीक है, राहुल तेवतिया सर ने इसको किया है। नेक्स्ट है कि जो सामान्य हिंदी, जो स्पेशली फॉर हमने यूपीएसआई के लिए बनाई है। हालांकि ये और एग्जाम में भी उतना ही इंपैक्ट डालेगी, जो यूपी लेखपाल के हो, पेट का हो, यूपीएसआई का हो, सब इस पे लिखा हुआ है। ठीक है, पीसीएस तक भी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी मोटी बुक है पर इसमें सब कुछ है, जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल में गए हैं। ठीक है, तो ये नवीन शर्मा सर ने लिखी है और ये स्पेशली फॉर यूपीएसआई। ठीक है, ये क्लैरिटी हो गई। ये सब बुक्स आपको मिल जाएंगी एप्लीकेशन में। और मैं जीके के लिए जो 16 क्वेश्चन का मटेरियल है अदर दिन जी, तो एक बहुत पतली बुक 200-250 पेजेस की बुक है। मुझे लगता है कि अगर आपने ये पढ़ ली तो 16 क्वेश्चन में ये नहीं कहता कि इससे 16 के 16 मिल जाएंगे, पर अगर इससे नहीं मिले फिर किसी से नहीं मिलने, फिर कोई से भी पढ़ लेना। मैं नहीं कहूंगा कि 16/16 इससे मिलेंगे, बट अगर इससे नहीं मिले तो किसी से नहीं मिलेंगे। तो फिर तो बेहतर है कि फिर हम और 500 पेज 1000 पेजेस की बुक क्यों पढ़े जीएस में, हम सीधे 250 पेजेस की बुक में पढ़ लेंगे ना। 16 क्वेश्चन आएंगे तो इसमें से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। आप मिला लेना, पिछली बार के प्रीवियस ईयर पेपर हैं आपके पास, ये बुक तब भी थी मार्केट में, तो अगर क्वेश्चंस होंगे तो इस बुक से सब मिलेंगे, और मिले हैं बच्चों को। येलो बुक बहुत फायदे की बताई है, येलो बुक के नाम से फेमस है और हमारी सबसे पहली बुक है। और इसको हम इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कहते हैं कि 2009 से 2020-21 तक जब तक ऑफलाइन पढ़ाया 10-11 साल, जो नोट्स होते थे क्लास के वो इसमें है, और फिर इसको बाद में अपडेटेड किया है टाइम टू टाइम, है ना। तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों वर्जन में आती है, जैसे भी आपको लेना हो वैसे ले सकते हो। ये यूपीजीके की बुक है, अगर जरूरत लगे तो आप ये ले सकते हो। वैसे क्योंकि 16 क्वेश्चन में यूपीजीके आएगा, 1-2 नंबर का आएगा, बहुत ज्यादा आता नहीं, तो इसके लिए पूरी बुक पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए वो आप डिसाइड कर लीजिए। बाकी बुक मैंने आपको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, मैं सब कुछ ये नहीं कहूंगा नहीं यूपीएसआई जो है इस बुक को जरूर लीजिए, क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे तो मत लेना। अगर आपको लगता है नहीं सर मुझे यूपीजीके का वो 2 क्वेश्चन भी जरूर सही करने हैं, और जरूर नहीं है वो आए, ठीक है, मुझे करने हैं, तो फिर आप ले लीजिए। नहीं तो नहीं करने, या आप नहीं कर सकते हो इतनी बड़ी बुक तो मत लो। रखे रखने से कोई फायदा नहीं है, बहुत बुक आपके घर पे यूं ही रखी होंगी, फिर उसका अर्थ नहीं है, और ऐसे पैसे मुझे भी नहीं चाहिए जो आपके काम ना आए। ठीक है, मॉक टेस्ट फॉर यूपीएसआई, कितने मॉक टेस्ट करके हमें एग्जाम में जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चों का। भाई मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपका सिलेबस हो गया ना एक बार अच्छे से, फिर तो हर दिन भी अगर आप मॉक टेस्ट कर रहे हो तो कोई बुराई नहीं है। एक मॉक टेस्ट, हम भी जब तैयारी करते थे तो, या आज भी कोई तैयारी करता है तो ये कहता हुआ मिल जाएगा मैं तो 2 मॉक टेस्ट डेली लगाता हूं, मैं 1 मॉक टेस्ट डेली लगाता हूं। लेकिन मॉक टेस्ट का फायदा सिर्फ उन्हीं बच्चों को है जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट है, जैसे मैंने प्रैक्टिस सेट्स की बात बताई। और मैं इतना कहूंगा कि अगर मॉक देते हो तो मॉक का एनालिसिस में उतना ही समय दिया करो। 2 घंटे अगर यहां लगते हैं तो मैं कहता हूं 2 घंटे इसलिए भी लगाओ कि मेरी गलतियां क्या हुई। अगर मॉक में स्कोर बढ़ाना चाहते हो तो उन गलतियों पे काम करना सीखोगे। अगर मॉक दिया इतने स्कोर आया खत्म, नहीं, गलतियां कहां कहां हुई। भाई खुद की इच्छा होती है, यार मेरा ये गलत क्यों हुआ, उस कारण को समझो, मैंने क्या पढ़ लिया होगा इसको, आगे वो गलत नहीं होगा फिर। ठीक है, स्पेशली मैथ रीजनिंग में अगर गलतियां अपनी कम करनी है ना, पढ़ के गलत कर जाते हो तो वो सिर्फ मॉक से सुधर सकती हैं, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। मैथ रीजनिंग की गलतियां बार बार हो रही हैं जानकर भी कि आता हुआ गलत होता है, तो फिर एक ही तरीका, उसको मॉक से सुधारो। ठीक है, उसका एनालिसिस करा करो मॉक का। मॉक कब स्टार्ट करने, और देखिए पिछली बार के बच्चों में अगर आप पूछोगे जो दरोगा बन चुके हैं, कोई भी दरोगा आपके आसपास हो, तो RWA से क्या हेल्प मिली थी, तो हर एक बच्चे के मुंह पे ये जरूर मिल जाएगा कि मॉक टेस्ट वहीं से दिए थे सबने, एक भी नहीं आपको ऐसा मिलेगा। मुश्किल से ही शायद कोई मिले, एक भी नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, ये बड़ी बात हो जाएगी, पर मुश्किल से ढूंढने पे मिलेगा कोई जिसने RWA के मॉक नहीं दिए होंगे।
मॉक जरूर उसने दिए होंगे, और वो मॉक यहां के भाई, मैं बोल रहा हूं ना कि मॉक बहुत कॉन्फिडेंस देंगे आपको। और उसका फिर मैंने लगातार एनालिसिस किया है, हर दिन शाम को बच्चा मॉक देता था, शाम को वो जरूर देखता था। अभी मैं शुरू करूंगा वो, अभी तो नहीं कर रहा हूं। फिर मैंने वहां से टैलेंट ग्रुप वगैरह बनाए जिनसे अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन हुए, वो मुझे खुशी है। ठीक है, चलिए, मॉक कब स्टार्ट करने चाहिए? जब आपका सिलेबस कम से कम 60 से 80% हो गया हो, तब आप शुरू करो, गलतियां ढूंढनी शुरू करो, मैं अभी कहां गलत करता हूं कहां। जब आपका 100% सिलेबस हो जाए, फिर तो आप हर दिन मॉक टेस्ट दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, ये अगर आप मॉक ज्यादा देना चाहते हो, देखिए मैं आपको हर संडे मॉक टेस्ट हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिले जाएगा आपके एग्जाम तक, चाहे वो 2 साल में एग्जाम क्यों ना हो, हर दिन मॉक टेस्ट मिलेगा, ये वादा करता हूं आपसे, फ्री मिलेगा। ठीक है, हमारे उसमें चार्जेस लगते हैं टीम रखने में, बट आपके लिए वो फ्री रहेगा, इतना मैं आपके लिए करूंगा। बाकी 10 सितंबर तक ये यूपीएसआई के इसमें 30 2 32 छोड़ो, अब इसमें 35 करा दिए हमने। 35 मॉक की ये बुक आपको मिल जाएगी, जो करीब 400 450 पेजेस में जाएगी, बड़ा मॉक होता है इसका, उसके सॉल्यूशंस भी हैं फिर। और एक ये प्रीवियस ईयर 40 प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपको देखने हैं, तो यूपीएसआई सॉल्व पेपर के नाम से ये बुक ऑलरेडी मार्केट में है। ये बुक 10 सितंबर तक आएगी, जो मॉक ही तैयार करवा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, इसमें ओएमआर सीट दे रहे हैं हम, जितने सेट ओएमआर भी 35 ही मिलेंगी, ताकि आप ओएमआर फाड़ो, ओएमआर को भरने की प्रैक्टिस कर सको, ताकि वो टाइम भी आपका वहीं से खर्च हो। तो वो हम यहां भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लैरिटी आपको आ जाएगी। हालांकि ये वर्दी गलत लगा दी है, यूपीएसआई की वर्दी नहीं है, 2 स्टार तो हैं, चलो इसको चेंज करा देंगे। तो ये बुक का फोटो देख लेना भाई, ये बुक आपको 10 सितंबर तक जो सेल होगी उसमें आपको ये इस बार इंक्लूड मिलेगी। उस दिन हमारी बुक सस्ती होती है, ठीक है, पर जो नहीं आती है वही होती है बस सस्ती, बाकी सब तो नॉर्मल प्राइस पे होती है। एवरी संडे, हर संडे सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट आप फ्री वीकली टेस्ट इस फोल्डर से दे सकते हो हर संडे, लेकिन वही दें जो ये मानते हैं कि मेरी तैयारी पूरी है, मेरा एग्जाम कभी भी ले लो। अगर ऐसा नहीं है तो मौका दो, फिर आपको खुद पता लगेगा कि मैं कहां कमजोर हूं, किन रीजनिंग में कहां गलत होते हैं, मेरे मैथ्स में कहां गलत होते हैं, तो उन चैप्टर्स को दोबारा पढ़िए। मॉक ये आपको खुद को रियलाइज कराता है कि मैं कहां गलत हूं, अभी मेरी कहां गलतियां हो रही हैं, तो वो इस मॉक टेस्ट से आपको पता चल जाएंगी। फिर आप खुद पे काम कीजिए, और मुझे लगता है फिर आप अगर इतना काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है भाई, अगर आप और भी एक भर्ती बोर्ड का भी नंबर है, ये भर्ती बोर्ड का है, हमारा नहीं है। अगर आपको कोई और शिकायत है, कुछ पूछना है, तो भर्ती बोर्ड से भर्ती संबंधित कुछ पूछना चाहते हो तो हेल्पलाइन नंबर हमने निकाल के दे दिया है आपको। ठीक है, इस पे आपकी बात हो जाएगी। चलो बच्चों, तो ये जानकारी मुझे आप तक देनी थी। मुझे लगता है कि एक बेहतर गाइडेंस मैं आपको दे पाया हूंगा इस वीडियो के माध्यम से, और आप शायद अपने आप को अब थोड़ा सा डायरेक्टेड फील करोगे, बजाय इसके कि मैं क्या करूं, परेशान हूं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।